जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। हम लोग मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक पर्यटन को कवर कर रहे हैं और इस ऑर्डर में हम लोगों ने कल मांडू को कवर करना शुरू कर दिया था। और मांडू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक ही एग्जाम में मांडू से 2 या 3 सवाल भी देखने को मिले हैं। क्लियर दोस्तों? और हम लोगों ने मांडू के बारे में कल बेसिक बातें, मांडू का प्राचीन नाम क्या है, मांडू किले की नींव किसने रखी, मांडू के किले का निर्माण पूरा किसने कराया, मांडू को राजधानी किसने बनाई, या सुनो। और हम लोगों ने इसके अलावा मांडू में रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल और रेवा कुंड, यहां तक की चर्चा आई थिंक हम लोगों ने कर ली थी। और मैंने बताया था कि रानी रूपमती और बाज बहादुर यानी बाज बहादुर जो है मालवा में अकबर के समकालीन जो शासक हुआ करता था वो बाज बहादुर था। बाज बहादुर की एक प्रेमिका हुआ करती थी रानी रूपमती और ये दोनों बहुत अच्छे संगीतज्ञ हुआ करते थे। अकबर ने आदम खान को भेजा था, रानी रूपमती ने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए थे। कुछ वर्षों में बाज बहादुर भी रानी रूपमती के शोक में प्राण त्याग देता है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो मकबरा है राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत होइएगा। क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल ये तो है मांडू में, लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा या समाधि पूछेगा तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। इसके अलावा मैंने रेवा कुंड भी बता दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि जो रानी रूपमती है वो मां नर्मदा की बहुत बड़ी अनन्य उपासिका हुआ करती थी। जब तक वो मां नर्मदा की दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं किया करती थी। मांडू से नर्मदा नदी कुछ दूरी पर है, इसलिए दोस्तों डेली दर्शन करके आना उसके बाद भोजन ग्रहण करना ये थोड़ा सा टफ टास्क हुआ करता था। बाज बहादुर ने क्या किया, मां नर्मदा के पानी से एक आर्टिफिशियल लेक रानी रूपमती झील के पास ही बनवा दिया और उसी झील को क्या कहते हैं, रेवा कुंड कहते हैं। आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी का ही पुराना नाम रेवा है। समझ में आ गई बात? अब जब रेवा कुंड मांडू में ही निर्मित हो गया और रेवा कुंड में जल भी मां नर्मदा का ही है, तो रानी रूपमती अपने महल के छत से ही रेवा कुंड में मां नर्मदा के दर्शन कर लेती थी और भोजन ग्रहण कर लिया करती थी। क्लियर है? तो रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और रेवा कुंड यहां तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आज अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं जहाज महल के साथ। अब आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2019 का शायद वो वर्ष था जब जहाज महल से प्रश्न पूछा गया था। और आने वाले समय में भी दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कई बार देखा गया है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भी एग्जाम में भी दोस्तों जहाज महल से सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस महल को जहाज महल क्यों कहते हैं, अगर आप इस फोटो को देख लेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है एक महल। अब इस महल के इधर भी एक झील है, हालांकि इमेज में वो पानी नहीं दिख रहा है, सूखी हुई झील है। बरसात का मौसम नहीं था, गर्मियों में झील सूख गई है, लेकिन बारिश के सीजन में ये झील एकदम लबालब भर जाती है। तो इस जहाज महल की इधर भी एक झील है और इस जहाज महल की इधर भी एक झील है। और ये जो महल है 2 झीलों के बीच ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जैसे पानी में कोई तैरता हुआ जहाज हो, इसलिए इस महल को क्या कहा गया है, जहाज महल कहा गया है। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपसे झील भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए जहाज महल किन दो झीलों के मध्य में अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है इस जहाज महल के इधर की तरफ जो झील है दोस्तों उसे कहते हैं मुंज झील। कौन सी झील, मेरे साथ आप एक बार बोले। देखिए एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आप मेरी क्लास अटेंड करें तो चुपचाप केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको लगातार आंसर करते जाना है। ऐसे फील करना है जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। क्लियर है? ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, मैं तो बच्चों को एकदम हाथों हाथ ही याद करवा देता हूं, आपको भी हाथों हाथ याद हो जाएगा जब मेरे साथ आप लगातार बोलते रहेंगे। क्लियर है? मैं बिल्कुल भी ये महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि ये ऑनलाइन वीडियो सीरीज है। मैं बिल्कुल यही मान के चलता हूं कि मेरे सामने जो कैमरा है ये और कुछ नहीं बल्कि ये आप लोगों का चेहरा है। मुझे दिख रहा है कि आप सब ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आपको भी वैसे ही फील करना और लगातार आंसर जरूर करते जाना है। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए जहाज महल मध्य प्रदेश के किस स्थल में अवस्थित है, तो आपको बोलना है मांडू। और अगर जिला पूछेगा तो धार। ये जहाज महल को जहाज महल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 झीलों के बीच में इस प्रकार बनाया गया है जैसा कि कोई तैरता हुआ जहाज हो। अब वो झील 2 झील कौन कौन सी है दोस्तों, तो एक है मुंज झील और इधर तरफ एक जो झील दिख रही है वो है कपूर झील। तो ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बताया, आप भी कुछ कुछ पॉइंट लगातार नोट करते रहा करिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी बेहतर मेंटेन रहा करे। तो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जहाज
जहाज महल को। किसे पढ़ रहे हैं? जहाज महल को। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? जहाज महल कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर जहाज महल मांडू में है। मांडू किस जिले में है? तो आप बोलेंगे कि मांडू धार जिले में है। क्लियर है? इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि महल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे ये पानी में कोई तैरता हुआ जहाज हो। इसके ऊपर की तरफ कौन सी झील है? तो आपको बोल देना है इसके ऊपर की तरफ है मुंज लेक या मुंज झील, और दक्षिण की तरफ कौन सी झील है? कपूर झील। कौन सी झील? कपूर झील। समझ में आ गई बात? चलिए, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए इस जहाज महल का निर्माण किसने कराया। समझ में आ गई बात? और यही सवाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। इस जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? इस जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। अब इस गयासुद्दीन खिलजी का ही एक और नाम है, वो है दोस्तों गियात साय। तो आपसे इस प्रकार भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, हो सकता है ऑप्शन में आपको गयासुद्दीन खिलजी ना देकर वो गियात साय दे दे, और इसी गयासुद्दीन खिलजी को ही घियासुद्दीन भी कह देते हैं। गया ना कह के कई बार क्या कह देते हैं? घियासुद्दीन। तो बच कर रहिएगा, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाहे गयासुद्दीन खिलजी बोल दे, चाहे घियासुद्दीन खिलजी बोल दे, या फिर चाहे गियात साह बोल दे। याद रह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जहाज महल कहां पे है, तो आप आंसर करेंगे मांडू में। जिला पूछेगा धार में, किन दो झीलों के बीच में है? मुंज झील कपूर झील के बीच में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन खिलजी। इसी का नाम है गियात साय और इसी का नाम है दोस्तों घियासुद्दीन खिलजी। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। तो हम लोगों ने रानी रूपमती के महल को पढ़ा, बाज बहादुर महल को पढ़ा, रेवा कुंड को पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने जहाज महल को कवर किया। अगला महल आता है दोस्तों हिंडोला महल। कौन सा महल? हिंडोला महल। पहले इस महल की आप फोटो देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको ये जो महल दिख रहा है ये है हिंडोला महल। अब इस महल को जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो इसकी दीवारें आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुई दिखेंगी, यानी पीछे की तरफ लगभग झुकी हुई है। और कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये ग्राउंड से लगभग 277 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ गई बात? मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो आपको महल दिख रहा है ये है हिंडोला महल, और इस महल की जो दीवारें हैं पीछे की तरफ 77 डिग्री झुकी हुई हैं। इसीलिए इस महल को दोस्तों झूला महल या घुमाव महल भी कहा जाता है। तो ध्यान सुनिए, आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है हिंडोला महल से। तो पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये हिंडोला महल कहां पे है। क्या ध्यान रखना है? पहला आपको ध्यान रखना है ये हिंडोला महल कहां पे है। तो मुझे आंसर करें, ये हिंडोला महल कहां पे है? ये हिंडोला महल है मांडू में। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाएगा जिला किस जिले में है, तो आप बोलेंगे धार जिले में। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस जो हिंडोला महल है इसकी दीवारें पीछे की तरफ कितनी डिग्री झुकी हुई है? जल्दी आंसर करें। 77 डिग्री क्या हुई है? इसकी दीवारें पीछे की तरफ झुकी हुई है। इसीलिए हिंडोला महल को झूला महल भी कहा जाता है। जैसे झूला झुका हुआ होता है, या सुनो, वैसे ही इसकी दीवारें झुकी हुई हैं, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं? झूला महल भी कह देते हैं। इसे घुमाओ महल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यह भी सवाल पूछा गया है, घुमाओ महल। तो ध्यान रखिएगा, हिंडोला महल की दीवारें 77 डिग्री पीछे की तरफ झुकी हुई हैं, इसीलिए इसे झूला महल या इसी को घुमाओ महल भी कहा जाता है। फिर ध्यान सुनिए दोस्तों, इस महल का जो आकार है वो अंग्रेजी के टी अक्षर की तरफ, टी अक्षर की जैसे है। मैंने फोटो दिखाया था ना, ये महल कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, इस प्रकार का, और इसका जो आधा हिस्सा है वो इमेज में नहीं दिखा, वो पीछे की तरफ है। तो ये महल अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह है। फिर अगला सवाल ये पूछा जाएगा दोस्तों कि आखिरकार इस हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया। तो याद करिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया है कि मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक था वो था दिलावर खान गौरी, और दिलावर खान गौरी का ही लड़का आता है दोस्तों होसंग शाह गौरी। कौन आता है? होसंग शाह गौरी। और ये वही होसंग शाह गौरी है दोस्तों जिसके नाम पर होशंगाबाद शहर का नाम रखा गया था, हालांकि उसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हिंडोला महल कहां पे है? मांडू में। दीवारें 77 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए झूला महल है, घुमाव महल कहते हैं। अंग्रेजी के टी अक्षर की भांति दिखता है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो होसंग शाह गौरी ने कराया था। क्यों कराया था? तो दरबार हॉल
हॉल के रूप में कराया था। यहाँ रहने के लिए इस महल का निर्माण अपने निवास के तौर पर नहीं कराया था, इस महल का निर्माण उसने दरबार हॉल के रूप में कराया था कि जनता यहाँ आएगी, यहाँ दरबार लाएगा, उनकी समस्याओं को समाधान, उनकी समस्याओं के बारे में सुना जाएगा। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए दोस्तों, अब ये जो हिंडोला महल है दोस्तों, इसी महल की डिजाइन से प्रेरित होकर तेलंगाना में एक किला है दोस्तों, तेलंगाना में एक किला है और उसका नाम है वारंगल का किला। कौन सा किला? वारंगल का किला। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस महल से के डिजाइन से या वास्तु से प्रेरित होकर तेलंगाना के वारंगल महल या वारंगल किले का निर्माण कराया गया था, तो हमारा आंसर होगा हिंडोला महल। याद रह जाएगी। अब एक दो पॉइंट और बड़े इत्मीनान से सुनिएगा जो काफी कंफ्यूज करते हैं। याद करिए, हम लोगों ने ग्वालियर का किला पढ़ा है और ग्वालियर के किले में हम लोगों ने एक हिंडोला दरवाजा पढ़ा था। याद है आप सभी को हिंडोला दरवाजा, जिसे बादल महल भी हम लोगों ने कह दिया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा हिंडोला महल तो मांडू में, हिंडोला दरवाजा कहां पे है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंडोला दरवाजा ये ग्वालियर किले में है। कहां पे हिंडोला दरवाजा? हिंडोला दरवाजा है ग्वालियर के किले में। इतनी बात याद रह जाएगी। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिंडोला तोरण कहां पे है, क्या दोस्तों? हिंडोला तोरण कहां पे है, तो ध्यान रखिएगा, ये हिंडोला जो तोरण है दोस्तों, ये विदिशा जिले में एक स्थान है ग्यारसपुर। कौन सा स्थान है? विदिशा जिले में एक स्थान है ग्यारसपुर, वहां पे हिंडोला तोरण है। अच्छा, तोरण का मतलब क्या होता है? तो तोरण का मतलब भी एक छोटा सा दरवाजा ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हिंडोला महल मांडू में, हिंडोला दरवाजा ग्वालियर के किले के भीतर, जबकि हिंडोला तोरण कहां पे है, तो ग्यारसपुर विदिशा में है। क्लियर है? तो एक बार फिर से इस हिंडोला महल की एक बार फोटो को देख लीजिए। ये देखिए, ये दीवारें 77 डिग्री झुकी हुई हैं और अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखता है। किसने बनवाया था? होसंग साय गौरी ने बनवाया था। इसका जो टी के लिए ये भी हिस्सा उधर की तरफ जो इमेज में दिख नहीं पा रहा। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए अब अगले मकबरे की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि मांडू में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मकबरे का नाम है होसंग साय का मकबरा। बिल्कुल ये वही होसंग साय है जिसने हिंडोला महल का निर्माण कराया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आए, ये वही होसंग साय है जिसके नाम पर होशंगाबाद शहर बसाया गया था। अब इस होसंग साय का मकबरा यानी समाधि, उसकी एक बार आप फोटो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है होसंग साय का मकबरा, कितना खूबसूरत है। सफेद संगमरमर से बनाया गया था। ताजमहल भी किससे बनाया गया है? सफेद संगमरमर पत्थर से ही बनवाया गया था। होसंग साय का मकबरा भी किससे बनाया गया? सफेद संगमरमर के पत्थर से ही बनाया गया। और इसके बारे में खास बात यह है, ये पूरे भारत की पहली इमारत है जिसका निर्माण पूरी तरह से सफेद संगमरमर से ही कराया गया था। तो मेरे साथ कुछ पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि बताइए होसंग साय का मकबरा कहां पे है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ध्यान सुनिएगा। बोला जाएगा कि बताइए होसंग साय का मकबरा कहां है। तो आप क्या कहेंगे? होसंग साय का मकबरा है मांडू में। कहां पे है? होसंग साय का मकबरा है, पहला पॉइंट मांडू में। जिला पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जिला है धार। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये होसंग साय कौन है दोस्तों? तो होसंग साय मालवा का मुस्लिम शासक था। कौन था? मालवा का मुस्लिम शासक। और इसके पिता जो थे दोस्तों दिलावर खान गौरी, उन्हीं के द्वारा मालवा में इस मुस्लिम या गौरी वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है? होसंग साय के द्वारा ही दोस्तों मांडू के किले का निर्माण पूरा कराया गया था। ये वही होसंग साय है जिसने क्या करा था? जो मांडू फोर्ट है या मांडू का किला है, उसका जो निर्माण है, नींव तो इसके पिता दिलावर खान गौरी ने रख दी थी, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने कराया? तो होसंग साय गौरी ने ही कराया था। अब यही होसंग साय है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, यही होसंग साय है जिसकी मृत्यु मांडू में होती है, उसका मकबरा बनाया जाता है। और होसंग साय का मकबरा भारत में, ना केवल मध्य प्रदेश में, भारत में पूर्ण संगमरमर से निर्मित, क्या दोस्तों? भारत में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। क्या दोस्तों? पहली बिल्डिंग है, पहली इमारत है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? होसंग साय के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल क्या कह दिया जाता है? मध्य प्रदेश का ताजमहल कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? होसंग साय के मकबरे को। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए,
मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं? होशंग शाह के मकबरे को। होशंग शाह कौन है? तो मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश या गौरी वंश का संस्थापक दिलावर खान गौरी का बेटा है। इसी होशंग शाह गौरी के द्वारा मांडू के किले का निर्माण पूरा कराया गया था और इसी होशंग शाह गौरी के द्वारा ही मांडू को अपनी राजधानी बनाई गई थी। इसका जो मकबरा है भारत में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है, इसीलिए इसे हम मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। आप लोगों ने देखा है, काफी खूबसूरत है। यह सुनो अभी इमेज में, अब ध्यान सुनिएगा। मध्य प्रदेश का काला ताजमहल किसे कहते हैं? जल्दी मुझे बताइए। मैंने आप लोग को बुरहानपुर पढ़ाया है, तब मैंने बताया है मध्य प्रदेश का काला ताजमहल। जल्दी आंसर करें, जल्दी सभी आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश का काला ताजमहल किसे कहते हैं? वेरी गुड। हम लोगों ने बुरहानपुर में पढ़ा है शाह नवाज इरज का मकबरा। शाह नवाज इरज का जो मकबरा था वो काले पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए उसे हमने क्या कहा था? मध्य प्रदेश का काला ताजमहल। तो मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलेगा तो होशंग शाह का मकबरा, मध्य प्रदेश का काला ताजमहल बोलेगा तो शाह नवाज इरज का मकबरा। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। ये हो गया मान लीजिए होशंग शाह का मकबरा। क्या हो गया? ये मान लीजिए होशंग शाह का मकबरा हो गया। इस होशंग शाह के मकबरे के ठीक सामने एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है जामा जामी मस्जिद। क्या नाम है उस मस्जिद का? उस मस्जिद का नाम है जामा जामी मस्जिद। ठीक है। और इस मस्जिद के ठीक सामने आपको एक और महल देखने को मिलेगा और उस महल का नाम है असरफी महल। मैं आपको अभी गूगल मैप का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और यकीन हो जाएगा। मैंने क्या कहा? मांडू में जहां पे होशंग शाह का मकबरा बना है उसके ठीक सामने एक मस्जिद है जामा जामी मस्जिद और उसके ठीक सामने एक महल है और उस महल का नाम है असरफी महल। यह भी पूछा जाता है कि असरफी महल कहां पे है, तो आप बोलेंगे मांडू में, लेकिन अब तो आप पूरा पता बता सकते हैं कि असरफी महल होशंग शाह के मकबरे और जामा मस्जिद के ठीक सामने है। मैं क्या करता हूं, आपको एक बार गूगल मैप का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ठीक है, मुझे 1 सेकंड का आप वक्त देंगे। तो ये क्या है? होशंग शाह का मकबरा, मध्य प्रदेश का ताजमहल। क्लियर है? अब देखिए गूगल मैप का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है होशंग शाह का टॉम यानी होशंग शाह का मकबरा, उसके ठीक सामने जामा मस्जिद और उसके ठीक सामने देखिए असरफी महल है। क्या लिखा हुआ है? देखिए असरफी महल। तो अगर आपसे पूछ जाएगा असरफी महल कहां पे है, तो मांडू में, जिला धार में, होशंग शाह के मकबरे के बिल्कुल ठीक सामने। अगला सवाल पूछा जाएगा कि इस असरफी महल का निर्माण किसने कराया? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इस असरफी महल का जो निर्माण है वो किसने कराया? तो हेडिंग आप फटाक से डाल लीजिएगा असरफी महल। हेडिंग डालना है आपको असरफी महल। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या पढ़ना है? असरफी महल। ठीक है, तो कहां पे है ये असरफी महल? जल्दी आंसर करें मुझे। अभी हम लोगों ने पढ़ा मांडू में होशंग शाह के मकबरे के सामने है। कहां पे है असरफी महल? मांडू में। जिला पूछेगा तो धार जिला। अब तो आप एड्रेस भी बता दोगे, होशंग शाह के मकबरे के ठीक सामने। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असरफी महल का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान सुनिए, मालवा में होशंग शाह गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो जो अगला शासक आता है वो आता है महमूद खिलजी। कौन आता है? महमूद खिलजी। इन सभी शासकों के बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। होशंग शाह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दिलावर खान गौरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, महमूद खिलजी प्रथम जो जिसका नाम मैंने अभी लिखा इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का केवल पर्यटन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। हालांकि जो आप ये नाम देख रहे हैं ना, महमूद खिलजी प्रथम, इसके बारे में इतिहास में एक फैक्ट ये पढ़ा जाता है कि ये मांडू में या मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक है, लेकिन उसे हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप ध्यान रखिएगा असरफी महल मांडू में है, निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी प्रथम ने कराया। क्लियर है? चलिए, अब ये महल जो है ना दोस्तों, ये कटोरी की तरह, जैसे उल्टा कटोरा रख दिया जाता है ना दोस्तों, कटोरी कटोरा समझते हैं, तो ये असरफी महल कटोरे की भांति है। किस भांति है दोस्तों? ये इसका निर्माण कटोरे की भांति कराया गया है। ठीक है, और इस प्रकार जो कटोरा स्टाइल में या कटोरे के जैसे जो महल या बिल्डिंग बनाने की जो प्रथा है वो अफगानिस्तान में फैली है। इसीलिए दोस्तों इस
इसका निर्माण अफगान शैली में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि मांडू में कौन सा महल है जो अफगान शैली में कटोरे की भांति बना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? असरफी महल। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये जो महमूद खिलजी प्रथम है, इसका एक बार युद्ध हुआ। क्या हुआ? महमूद खिलजी प्रथम का एक युद्ध हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था? राणा कुंभा के साथ। मेवाड़ के शासक जो राणा कुंभा है, उनके साथ दोस्तों क्या हुआ था? उनके साथ युद्ध हुआ था। और इन्हीं राणा कुंभा का आगे चलकर उत्तराधिकारी राणा सांगा आते हैं, जिनका अकबर के साथ युद्ध होता है। बहरहाल महमूद खिलजी प्रथम का युद्ध होता है राणा कुंभा के साथ। अब इस युद्ध में बड़ा विवाद है। किस चीज का विवाद है? महमूद खिलजी प्रथम कहता है कि इस युद्ध में मैं जीता। राणा कुंभा क्या कहते हैं? कि इस युद्ध में मैं जीता। यानी इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें इन दोनों ने ही अपनी अपनी विजय का दावा किया है। या सुनो, और मुझे बताइए, इनकी विजय लोग याद कैसे रखेंगे? आने वाले समय में कैसे याद रखेंगे कि एक युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के प्रथम, जिनमें ये या तो ये जीता या तो ये जीता। तो इन्होंने जीत की याद में एक वो बना दी। क्या बना दी? एक पिलर बना दिया, एक स्तंभ बना दिया, और इस स्तंभ को कहा विजय स्तंभ। तो राणा कुंभा ने अपनी जीत का दावा करते हुए चित्तौड़ में विजय स्तंभ बना दिया। कहां विजय स्तंभ बना दिया? इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बना दिया। क्लियर है? चलिए, उसी तरह चूंकि महमूद खिलजी प्रथम ने भी विजय का दावा किया, और महमूद खिलजी प्रथम ने दोस्तों मांडू में जो असरफी महल है दोस्तों, मांडू में जो महल है ना, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, असरफी महल, इसी असरफी महल से लगा हुआ 7 मंजिला, कितनी मंजिला दोस्तों? 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो आप बोलेंगे महमूद खिलजी प्रथम ने। क्यों कराया? तो आप बोलेंगे राणा कुंभा से युद्ध हुआ था, उसके दावा को यानी उसके याद में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया था, असरफी महल से लगा हुआ। अब मानकर चलिए दोस्तों, ये उल्टे कटोरे की भांति मांडू का ये मान लीजिए असरफी महल है, और इसी असरफी महल से लगा हुआ 7 मंजिला, जैसे कुतुब मीनार मान लीजिए एक पिलर है ना सिंपल, उसी तरह 7 मंजिला क्या कर दिया? एक पिलर का निर्माण करवा दिया। हालांकि वर्तमान समय में इसकी जो लगभग ऊपर की जो 4 मंजिला है, 5 मंजिला जो है दोस्तों, वो पूरी तरह से ढह चुकी हैं, और केवल 1 मंजिला ही दोस्तों वर्तमान में सुरक्षित देखने को मिलता है, और ये भी काफी हद तक खंडहर हो चुका है। फिर भी आपको ध्यान रखना है, असरफी महल कहां पे है? मांडू में। धार में निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी प्रथम ने कराया। कटोरे की भांति अफगान शैली में बना हुआ है। इससे लगा हुआ दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम ने 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया है, जिसकी सारी मंजिलें हम गिर गई हैं, केवल 1 मंजिला ही, वो भी खंडहर अवस्था में बचा हुआ है। क्लियर है? अब मैं आपको क्या करता हूं दोस्तों, एक फोटो दिखाता हूं, जिससे आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। क्लियर है? एक मिनट मुझे समय दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये असरफी महल के दरवाजे की एक इमेज है। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का एक क्या लगा हुआ है? बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है असरफी महल, दिख रहा है आप सभी को, असरफी महल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों विजय स्तंभ लिखा हुआ है, यानी असरफी महल से लगा हुआ विजय स्तंभ का भी निर्माण कराया गया था। तो ध्यान रखना, असरफी महल का निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी प्रथम ने कराया। एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, असरफी महल का निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी प्रथम ने कराया। हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? होशंग शाह गौरी ने कराया था। मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं? होशंग शाह गौरी के मकबरे को कहते हैं। जहाज महल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, किन 2 झीलों के बीच में है? मुंज झील और कपूर झील के बीच में है। जहाज महल का निर्माण किसने कराया? तो गयासुद्दीन खिलजी, या उसी का नाम है गियात शाह, या घियासुद्दीन खिलजी भी कह देते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अपनी कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अगला एक मंदिर है एक्चुअली में, लेकिन इसका निर्माण मंदिर के उद्देश्य से नहीं, महल के उद्देश्य से कराया गया था, इसलिए इसका नाम है नीलकंठ महल मंदिर। इसमें बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि नीलकंठ महल मंदिर है कहां पे? तो ध्यान रखिएगा मांडू में। समझ में आ गई बात? अब चूंकि ये महल मंदिर भी है, और किसका मंदिर है? नीलकंठ का। किस ईश्वर को हम नीलकंठ कहते हैं? तो भगवान शिव को कहते हैं। तो मांडू में जो नीलकंठ महल मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। और कुछ इस प्रकार की, अगर आप लोगों ने मांडू गए होंगे तो आप लोगों ने यहां जरूर गए होंगे, काफी सीढ़ियां उतरने के बाद गहराई में जब हम उतरते हैं तो इस प्रकार का एक मंदिर
देखने को मिलता है और इस मंदिर में भगवान शिव के एक शिवलिंग है। और खास बात क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा पानी का स्रोत भी है और उस पानी के स्रोत के जरिए दोस्तों लगातार भगवान शिव का जल अभिषेक होता रहता है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने हर जगह बताया है कि नीलकंठ या कोई भी महल हो, कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो, किसका निर्माण इसने कराया है या सुनो, लेकिन नीलकंठ महल मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो इसमें दोस्तों किसी पर्सन का नाम नहीं मिलता, लेकिन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का दोस्तों जो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, पत्थर में इन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि इस नीलकंठ महल मंदिर का निर्माण अकबर के एक सूबेदार ने करवाया था। वो सूबेदार का नाम क्या है कहीं पे हमें नहीं मिलता। तो जब हमें नहीं मिल रहा है तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस चीज का सोर्स नहीं है वहां से जबरन एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनाए जाएंगे। क्लियर है? तो बस इतना ध्यान रखिएगा। नीलकंठ महल मंदिर कहां पे है? मांडू में भगवान शिव का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण पहले महल के रूप में किया गया था, अकबर के एक सूबेदार ने करवाया गया था। आप सभी को पता है ना कि बाज बहादुर को जब अकबर ने हरा दिया था तो मांडू वाले क्षेत्र पे मुगलों का कब्जा हो गया था। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए दोस्तों, मांडू में एक आपको मकबरा भी देखने को मिलता है, उसका नाम है दरिया खान का मकबरा। केवल अगर आप इतना ही ध्यान रख लेंगे कि दरिया खान का जो मकबरा है वो मांडू में है, आपका काम दौड़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हालांकि मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है जिससे आप पढ़ लें, लेकिन एक भी काम की नहीं है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बस आप ध्यान रखिए दरिया खान का मकबरा कहां पे है? मांडू में। आप मेरे साथ एक बार और बोल दीजिए, दरिया खान का मकबरा कहां पे है? मांडू में। दरिया खान का मकबरा कहां पे है? मांडू में। क्लियर है? अब ये देखिए दोस्तों, ये है दरिया खान का मकबरा। फिर भी बातें सुन लीजिए, बस सुन के भूल जाइएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में जो मकबरा है ना, पहले इसका निर्माण मकबरे के रूप में नहीं बल्कि एक शाही निवास, रॉयल पैलेस यानी शासक के रहने के लिए करवाया गया था। किस शासक के लिए रहने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था? तो उसका नाम है नासिरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह। मुझे पता है लंबा चौड़ा नाम है, आप चाहें तो ना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस दरिया खान का जहां पे आज मकबरा है वहां पे जो पहले महल था वो इनका महल हुआ करता था, नासिरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह का। आगे चलकर महमूद खिलजी द्वितीय नाम का एक शासक होता है और उस शासक का एक मंत्री था दरिया खान। शासक ने ये जो महल था इस दरिया खान नाम के मंत्री को दिया था। अब ये महल दरिया खान को इतना ज्यादा प्रिय था कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको इसी महल में दफन कर दिया गया और जैसे ही महल में दफन कर दिया गया तो अब वो महल रहने लायक नहीं बल्कि मकबरे में तब्दील हो गया। तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, दरिया खान का मकबरा कहाँ पे है? मांडू में है, काम चल जाएगा। नीलकंठ महल मंदिर कहाँ पे है? मांडू में। रानी रूपमती बाज बहादुर महल कहाँ पे है? मांडू में। ठीक है। मांडू में एक और महल देखने को मिलता है दोस्तों, दाई का महल। क्या है? दाई का महल। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है दाई का महल। इसमें भी केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि दाई का महल कहां पे है? मांडू में। याद रह जाएगा, दाई का महल कहां पे है? मांडू में। असरफी महल भी कहां पे है? मांडू में। असरफी महल का निर्माण किसने कराया? जल्दी मुझे बताएं। महमूद खिलजी प्रथम ने। महमूद खिलजी का युद्ध किसके साथ हुआ था? राणा कुंभा से। दोनों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने असरफी महल से ही लगा हुआ 7 मंजिला इमारत या पिलर भी बनवाया था। याद रह जाएगी इतनी बातें। चलिए दोस्तों, मांडू में हमें 2 मस्जिद देखने को मिलती हैं। एक मस्जिद का नाम है, अच्छा मुझे यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बातें नोट कर रहा हूँ जिससे और आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 1 सेकंड का मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा आप। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मांडू में आपको 2 ऐतिहासिक मस्जिद देखने को मिलती हैं। ठीक है। मांडू में एक ऐतिहासिक मस्जिद है, उसका नाम है मलिक मगध की मस्जिद। क्या नाम है? मलिक मगध या मगहस भी कह देते हैं कई बार, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मलिक मगध की मस्जिद। ठीक है। चलिए, एक दूसरी मस्जिद है उसका नाम है दिलावर खान गौरी की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? दिलावर खान गौरी मस्जिद। दिलावर खान गौरी मस्जिद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलिक मगध की मस्जिद और दिलावर खान गौरी मस्जिद कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे? मांडू में। समझ में आ गई बात? चलिए, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये दोनों व्यक्ति हैं कौन?
यस सुनो। तो दिलावर खान गौरी के बारे में मैंने तो 1-2-3 बार और भी बता चुका हूं कि दिलावर खान गौरी मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक था। चूंकि इसका जो जाति या वंश था गौरी वंश था, इसीलिए कहा जाता है कि ये दिलावर खान गौरी मालवा में गौरी वंश का संस्थापक था। कहां पे दोस्तों? मालवा में गौरी वंश का संस्थापक, गौरी वंश का संस्थापक। इतनी बात कौन क्लियर हो जाएगी? कौन है? दिलावर खान गौरी। ठीक है। और इसी दिलावर खान गौरी का लड़का हुआ करता था, उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था होसंग साय गौरी। क्या नाम था दिलावर खान गौरी के लड़के के नाम? होसंग साय गौरी। और मैंने बताया ना, होसंग साय गौरी का मकबरा भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी, इसलिए होसंग साय गौरी के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। अब अगली बात ध्यान सुनिएगा। जब होसंग साय गौरी की क्या हो जाती है? होसंग साय गौरी की जब मृत्यु हो जाती है लगभग 1435 के आसपास, उसके बाद होसंग साय गौरी का जो उत्तराधिकारी था वो बहुत ज्यादा अयोग्य था। उसके उत्तराधिकारी की हत्या करके जो अगला शासक बनता है वो बनता है महमूद खिलजी प्रथम। कौन बनता है? महमूद खिलजी प्रथम। ये वही महमूद खिलजी है जिसने असरफी महल का निर्माण कराया। समझ में आ गई बात? चूंकि इसकी जाति या इसका जो वंश है वो क्या है? खिलजी वंश, इसलिए महमूद खिलजी प्रथम को मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी मालवा या मांडू वाले क्षेत्र में पहले किस वंश की स्थापना होती है? पहले होती है गौरी वंश की। दिलावर खान गौरी ने इस वंश की स्थापना की, उसका लड़का होसंग साय गौरी। लेकिन होसंग साय गौरी के बाद मांडू में एक नए वंश की स्थापना महमूद खिलजी प्रथम ने कर दिया, और उस वंश का नाम क्या था? खिलजी वंश। और इसी महमूद खिलजी प्रथम के पिता का नाम था मलिक मगध। क्या नाम था? पिता का नाम था मलिक मगध। और उन्हीं के नाम पे आगे चलकर एक मस्जिद बनवाई जाती है जिसका नाम क्या है? मलिक मगध की मस्जिद। आई होप आप लोगों ने आप दोनों से परिचित हो गए होंगे कि दिलावर खान गौरी मस्जिद मांडू में है, लेकिन दिलावर खान गौरी कौन है? मालवा में गौरी वंश का संस्थापक या होसंग साय गौरी का पिता। उसके बाद मांडू में मलिक मगध की मस्जिद है। तो मलिक मगध कौन है? तो मलिक मगध महमूद खिलजी प्रथम का पिता है। महमूद खिलजी प्रथम कौन है? तो मालवा में या मांडू में खिलजी वंश का संस्थापक है। और इसी महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा असरफी महल और असरफी महल से लगा हुआ विजय स्तंभ का भी निर्माण कराया गया था। याद हो जाएंगी इतनी बातें? चलिए, आपको करना क्या है दोस्तों, इस जो पैटर्न वाला टॉपिक है ना, इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपसे उतना ही अच्छा कंट्रोल होता जाएगा। लगातार 2x पे 2.5x में इसको लगा के बस सुन लिया करिए, एक दिन में 1-2 बार, इतने में आपका काम चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मांडू में एक जगह है दोस्तों, ध्यान सुनेगा। मांडू में एक जगह है, उसका नाम है 56 महल। आप लोगों ने 56 दुकान का नाम सुना होगा। इंदौर में है 56 दुकानें जहां पे अलग अलग खाने की चीजें मिलती हैं। सुनो, आप लोग में जो भी इंदौर के होंगे आप जरूर गए होंगे 56। लेकिन 56 महल बोलेगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 56 महल है ये है मांडू में। तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, 56 महल कहां पे है? मांडू में। 56 महल कहां पे है? मांडू में। इसी 56 महल को दोस्तों दूसरा नाम से जानते हैं बरनेस कोठी। क्या है? बरनेस कोठी। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, ये नाम से तो लग रहा है कि ये महल है और निर्माण भी महल के रूप में ही कराया गया था, लेकिन आगे चलकर दोस्तों यहां पे जो मांडू का जो राज परिवार था, जो राज परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, उनको यहां पे किया जाने लगा, दफन किया जाने लगा। आप देख पा रहे होंगे उनके मकबरे आपको दिख पा रहे होंगे, कब्र उनकी दिख पा रही होगी। यस और नो? तो आप इतना भी ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा कि 56 महल या बरनेस कोठी कहां पे है? मांडू में है। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, 56 महल या बरनेस कोठी कहां पे है? मांडू में। 56 महल और बरनेस कोठी कहां पे है? मांडू में। दिलावर खान की गौरी की मस्जिद और मलिक मगध की मस्जिद भी कहां पे है? मांडू में। असरफी महल और विजय स्तंभ कहां पे है? मांडू में। जहाज महल कहां पे है? मांडू में। हिंडोला महल भी मांडू में। रानी रूपमती बाज बहादुर महल और रेवा कुंड मांडू में। याद हो जाएंगी इतनी बातें दोस्तों? चलिए कुछ कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और लगभग हम मांडू को खत्म करने के कगार पर है। मांडू में आपको एक और महल देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका नाम है हाथी महल। क्या नाम है उसका? हाथी महल। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार सांस भर लीजिए और ध्यान सुनिए। जब भी आपको लगे कि कुछ चीजें याद नहीं हो रही, आप क्या करिए, दिमाग को 30-35 सेकंड के लिए शांत करिए, फिर एक
लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए और कुछ मत सोचिए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 1-2 बार प्रैक्टिस करें, दिमाग आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा और फिर से पढ़ना शुरू कर दें। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगला जो हमारा महल आता है मांडू में वो है हाथी महल। क्या आता है दोस्तों? हाथी महल। अब ध्यान सुनिएगा, पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि हाथी महल कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि हाथी महल है मांडू में। कहाँ पे है? हाथी महल कहाँ पे है? मांडू में। क्लियर होगी इतनी बातें? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाथी महल है ये तो मांडू में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी फोड़ दरवाजा, जल्दी आंसर करें, जल्दी मुझे आंसर करें। आप सबको मैंने ग्वालियर का किला पढ़ाया है और मैंने बताया था ग्वालियर के किले के भीतर आपको 5 दरवाजे देखने को मिलेंगे, 2 बाहरी दरवाजे थे और 5 भीतरी दरवाजा था। ये सुनो, याद करिए, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि हाथी है तो हाथी फोड़ दरवाजा, वो क्या करेगा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजे को डुलाएगा तो हिंडोला दरवाजा। या सुनो, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा जब हाथी दरवाजे को डुलाएगा तो उसके आलम बिगड़ जाएंगे, आलमगीर दरवाजा, और दरवाजा गुजर जाएगा तो गुजरी महल दरवाजे। तो ये ग्वालियर के किले के भीतर 5 भीतरी दरवाजे थे। तो अगर हाथी फोड़ दरवाजा अगर आएगा तो आपको बोलना है ग्वालियर किला। क्या बोलना है? हाथी फोड़ दरवाजा कहां पे है, तो आप बोलेंगे ग्वालियर किले के भीतर है। क्लियर इतनी बातें? चलिए, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा केवल हाथी दरवाजा, फोड़ नहीं लगा रहा, केवल क्या बोल रहा है, हाथी दरवाजा, तो ध्यान रखिएगा ये हाथी दरवाजा है बरमान घाट नरसिंहपुर में। कहां पे है? बरमान घाट नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक घाट है। घाट यानी क्या होता है? घाट यानी होता है नदी किनारे। तो बरमान घाट कहां पे है? नर्मदा नदी किनारे नरसिंहपुर में। और वहीं पे दोस्तों आप लोग को हाथी दरवाजा मिलता है। क्लियर है? उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी गुफा, क्या बोलेगा? हाथी खाना गुफा। हाथी खाना गुफा। और जितने भी मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं मैं इन्हें कवर कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लीजिए कि हाथी खाना गुफा कहां पे है। तो ये हाथी खाना जो गुफा है दोस्तों बाघ की गुफा में से एक है। क्या है? बाघ की गुफाओं में से एक। और ये बाघ की गुफाएं कहां पे हैं? ये बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों धार जिले में। कहां पे है? धार जिले में। क्लियर है? तो मेरे साथ बोलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा हाथी महल कहां पे है तो आप बोलेंगे मांडू में। अरे हाथी महल कहां पे है मेरे प्यारे दोस्तों? अरे डिप्टी कलेक्टरों बोलो भाई साहब, बिल्कुल थकना नहीं है। थकेगा वो जिसे सफल नहीं होना, और जिसके दिमाग में सफलता का जुनून सवार है सर, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है। जब तक उसे सफलता नहीं मिलती वो आराम से नहीं बैठता। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा, हाथी महल कहां पे है? मांडू में। बिल्कुल जोश को ठंडा तो होने ही नहीं देना है। सफलता और असफलता सिर्फ जोश पर निर्भर करती है, जुनून पर निर्भर करती है। जोश और जुनून है तो मेहनत अपने आप हो जाती है, जब मेहनत हो जाती है तो सफलता तो खुद चल कर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हाथी महल कहां पे है? मांडू में। मैं इसलिए इन अंतरों को बताता हूं क्योंकि ये चीजें अलग अलग जगह पे लिखी गई हैं। कोई एक 10 नंबर पेज नंबर मिल गया, कोई 108 नंबर पेज नंबर मिल गया, तो आप कनेक्शन नहीं बैठा पाते हो। और एक जगह अगर कोई बता दे तो आप जल्दी याद कर लेते हो, कंफ्यूज नहीं होते हो। समझ में आ गई बात? तो हाथी महल कहां पे है? मांडू में। हाथी फोड़ दरवाजा ग्वालियर किले में। फोड़ ना बोले, केवल हाथी दरवाजा बोले तो बरमान घाट नरसिंहपुर में। और हाथी खाना गुफा बोले तो बाघ की गुफा। बाघ में, बाघ जो है दोस्तों वहां पे 5 गुफाएं हैं धार जिले में। और जो तीसरी गुफा है दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं? हाथी खाना गुफा कहते हैं। याद रह जाएंगी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, हाथी महल मांडू में, हाथी फोड़ दरवाजा ग्वालियर में, हाथी दरवाजा बरमान घाट में, हाथी खाना गुफा धार में मिल जाएंगी। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए 56 दुकानें तो इंदौर में है, लेकिन 56 महल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 56 महल या बारनेस कोठी? तो 56 महल या बारनेस कोठी आपको देखने को मिलेगा मांडू में। क्लियर है? अब एक आध बात और मेरी ध्यान से सुन लीजिए, फिर हमारा जो मांडू है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या वो 1-2-4 बातें हैं? सुनिए, मांडू में एक गुफा है दोस्तों। मांडू में एक गुफा है दोस्तों, और उस गुफा का नाम है लोहानी गुफा। कौन सी गुफा? लोहानी गुफा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोहानी गुफा कहां पे है तो आप क्या बोलेंगे? मांडू में। हालांकि मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं उनको एक अलग टॉपिक में, एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि हम मांडू को कवर कर रहे हैं तो नाम ध्यान रखिएगा कि लोहानी गुफा कहां पे है? मांडू में। और अगर जिला पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? जिला है धार। क्लियर है? एक और बात सुनिए दोस्तों, आप लोगों ने यूनेस्को नाम की एक संस्था का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुने होंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, जिसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। लगभग 1945 के आसपास इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था के द्वारा वैसे तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन एक
जो सबसे महत्वपूर्ण काम है यूनेस्को का, वो है दोस्तों विश्व विरासत स्थल घोषित करना। क्या करना? विश्व विरासत स्थल घोषित करना। या सुनो, आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। WHS का मतलब क्या होता है? WHS का मतलब है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। समझ में आ गई बात? और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने विश्व विरासत स्थल है? 3 विश्व विरासत स्थल है। कौन कौन से हैं? अभी तो नाम सुन लीजिए, आगे की क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो पहला विश्व विरासत स्थल था वो था खजुराहो, जिसे यूनेस्को ने 1986 में मान्यता दी थी। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो दूसरा विश्व विरासत स्थल था दोस्तों वो था सांची, जिसे यूनेस्को ने 1989 में दोस्तों मान्यता दी थी। और मध्य प्रदेश का तीसरा और अभी तक का लेटेस्ट नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है मध्य प्रदेश का, वो है भीमबेटका। ठीक है। तो ये भीमबेटका किस जिले में है? रायसेन जिले में है। तो छतरपुर 86, सांची 89 और भीमबेटका 2003। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब एक एग्जाम्पल से समझिएगा दोस्तों, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मुझे बताइए, हम सबके घर में दोस्तों किराने का सामान आता है हर महीने। या सुनो, महीने का महीना किराने का सामान आता है। पापा बैठ जाते हैं और पापा, मम्मी, दीदी सब बैठ जाएंगे और एक लिस्ट बनाई जाती है। किराने के सामान की क्या बनाई जाती है? एक सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है। और लिस्ट में कई बार क्या होता है कि कई बार काट छांट करना पड़ता है कि अच्छा इसे 2 किलो ले आएगा, फिर बहन बोलती है नहीं पिछले बार 2 किलो लाए थे, हुआ नहीं था, इसलिए इस बार आप जो है दोस्तों ये 5 किलो लाएगा। तो पापा पहले 2 किलो लिखते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर 5 किलो लिखते हैं। मान लीजिए बोला गया कि जो रिफाइन ऑयल है आप 15 लीटर लाएगा, फिर कहा गया कि नहीं 15 लीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, आप 10 लीटर लाएगा। यानी ये एक जो लिस्ट बनी है ये कच्ची लिस्ट है, ये फाइनल नहीं है। समझ में आ गई बात? बहुत सारे काट छांट किए गए। फिर इस कच्ची लिस्ट से दोस्तों फिर एक क्या की जाती है? पक्की सूची, फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। और यही फाइनल लिस्ट फिर आगे चल के कहां पे? किराने वाले की जो दुकानदार है उसके पास जाती है और वो सामान को निकाल के एक बोरी में भर देता है। फिर हम जाते हैं उसको पेमेंट करते हैं और वो सामान जो है दोस्तों वो बोरी घर में ले आते हैं। ऐसे ही होता है, यानी पहले कच्ची सूची बनती है और फिर एक फाइनल लिस्ट बनती है। यूनेस्को भी ऐसे ही करता है दोस्तों। यूनेस्को किसी भी स्थल को डायरेक्ट विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं कर देता। पहले किन किन स्थलों को विश्व विरासत स्थल बनाया जा सकता है उसकी एक कच्ची सूची बना लेता है। और यूनेस्को की जो कच्ची सूची होती है विश्व विरासत स्थल की, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो टेंटेटिव लिस्ट क्या है? यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल की जो कच्ची सूची है उसे टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। यानी टेंटेटिव लिस्ट में जो स्थल है, टेंटेटिव स्थल में जिन जिन स्थलों के नाम है वो अभी विश्व विरासत स्थल तो नहीं घोषित किए गए हैं, लेकिन उन्हीं में से विश्व विरासत स्थल आगे चलकर घोषित किए जाएंगे। जैसे खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये यूनेस्को की पक्की सूची के हैं, यानी इनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। लेकिन पहले ये पक्की सूची में नहीं, पहले ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। समझ में आ गई बात? तो मध्य प्रदेश में ये जो 3 है दोस्तों यूनेस्को की पक्की सूची में है, यानी इनको विश्व विरासत स्थल की मान्यता दी जा चुकी है। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही यूनेस्को की जो कच्ची लिस्ट है ना, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश के 4 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल शामिल हैं? 4 स्थल शामिल हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं, कब शामिल किए गए, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन 4 स्थलों में से ही कोई दोस्तों अगला स्थल होगा जो मध्य प्रदेश का चौथा विश्व विरासत स्थल बनेगा। समझ में आ गई बात? वो 4 स्थलों में से जो पहला स्थल था दोस्तों वो था मांडू, जिसे यूनेस्को ने 1998 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। समझ में आ गई बात? दूसरा जो स्थल हुआ करता था दोस्तों मांडू के बाद, वो है दोस्तों ओरछा, और इस ओरछा को शामिल किया गया था 2019 में टेंटेटिव लिस्ट में। क्लियर हो गई इतनी बातें? तीसरा जो था दोस्तों, जो तीसरा है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। और जो चौथा है दोस्तों वो है भेड़ाघाट लमेटा घाट। भेड़ाघाट लमेटा घाट कहां पे है? जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे। ये चौथा है दोस्तों जिसे किस में शामिल किया गया है? टेंटेटिव लिस्ट में। और ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जो भेड़ाघाट है ना, इसे एक साथ वर्ष 2021 में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बातें आपको बार बार परेशान करेंगी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि इन चारों को हम अस्थायी विश्व विरासत
सूची में शामिल स्थल कह सकते हैं, यानी इन चारों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल स्थल कह सकते हैं, जबकि ये 3 पक्की सूची के, यानी इनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है और इनको किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो अगला विश्व विरासत स्थल होगा इन चारों में से ही कोई एक होगा। और सबसे पहले किसे शामिल किया गया था? मांडू को 1998 में। ओरछा को कब शामिल किया गया था? 2019 में। ओरछा किस जिले में आता है दोस्तों? निवाड़ी जिले में आता है। हम ओरछा के बारे में लगभग शायद डिटेल में पढ़ चुके हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम जिले में आता है और भेड़ाघाट लमेटा घाट जबलपुर जिले में आता है। इतनी बातें याद रह जाएंगी दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने मांडू के लगभग दोस्तों जो लगभग सभी एरिया को कवर कर लिया है। इसी प्रकार जब हम मध्य प्रदेश में अलग अलग फेस्टिवल पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग एक मांडू महोत्सव भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मांडू महोत्सव। तो उस वक्त मैं मांडू महोत्सव के बारे में भी चर्चा करूंगा। मालवा महोत्सव भी कई बार मांडू में मनाया जाता है, इंदौर, मांडू और उज्जैन में, तो इसकी भी मालवा महोत्सव की भी चर्चा करेंगे। और मांडू से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर आता है दोस्तों, तो वो भी लास्ट के एक वीडियो में मैं आपको अपडेट करा दूंगा। क्लियर है? तो इस तरह हमारा दोस्तों मांडू कंप्लीट होता है। और आने वाले क्लासेस में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के जो और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है उनको कवर करना शुरू करेंगे। क्लियर है? आई होप दोस्तों आप लोग लगातार एंजॉय कर रहे होंगे, लगातार रिवीजन जरूर करते रहिए दोस्तों। और एक काम करिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार तो केवल सुनते चलिए, दूसरी बार जब पढ़े तो आप वीडियो को रोक रोक कर दोस्तों आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, अपनी रनिंग नोट्स बनाते जाएं। अपना लिखा हुआ जो मटेरियल होता है दोस्तों, अपनी जो नोट्स होती है वो हमेशा हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। समझ में आ गई बात? कई लोग बुक्स से पूछते हैं कि किस बुक से पढ़ें, तो फोर्स एकेडमी की जो दोस्तों किताब है आप वो सबसे बेस्ट है, उसको पढ़ सकते हैं। या फिर मार्केट में ढेर सारी मध्य प्रदेश की जीएस की किताब, आप किसी भी किताब को उठाकर पढ़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग दोस्तों मंडला के जो धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है, मेनली हम दोनों को ही कवर कर लेंगे। काम करते हैं, हालांकि धार्मिक पर्यटन हम अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में दोस्तों मंडला के धार्मिक पर्यटन स्थल को कवर करना शुरू करेंगे। क्लियर है? रिवीजन जरूर करते रहिए, मैं बार बार कहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।